नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम यूपीएससी प्री 2025 के लिए इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की एक सीरीज आपके लिए लाए हैं। सीरीज का नाम है कॉन्सेप्ट को समझो सीरीज। कॉन्सेप्ट समझो सीरीज का फायदा ये होगा कि आप लास्ट मिनट में जो लास्ट लैप रिवीजन जिसको बोलते हैं उस रिवीजन को प्रॉपर तरीके से कर सकेंगे। और यूपीएससी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आप 5-7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहां से निकालने में सक्सेसफुल हो गए तो एक बड़ा अंतर आ जाएगा। ये रोज सीरीज हमारी अपलोड होती है, इसको लगातार देखते रहिए। डेली हम एक कॉन्सेप्ट को, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन करेंसी, मतलब भारतीय मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण। इस इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन करेंसी का क्या अर्थ है, क्या इसके लिए आरबीआई के द्वारा कदम उठाए गए हैं, जरा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक कहता क्या है। इस टॉपिक का अर्थ यह है कि भारतीय मुद्रा का जो अंतरराष्ट्रीयकरण है उसका क्या अर्थ है। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भारत सरकार और उसके बिहाफ पर आरबीआई ये कोशिश कर रही है कि जितने भी हमारे सीमा पारीय लेन देन होते हैं, सीमा पारीय का मतलब विदेशी लेन देन होते हैं, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, निवेश होता है भारत के अंदर, उन सब कामों के लिए क्यों हम फॉरेन करेंसी डॉलर का यूज करें, क्यों नहीं भारतीय करेंसी का यूज करें। और आज से पहले मतलब 60 के दशक में खाड़ी देशों के साथ हम ऐसा करते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डॉलर स्ट्रेंथनिंग लेता रहा, डॉलर मजबूत यानी कि हार्ड करेंसी बनता रहा और पूरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो डॉलर में चलने लगा। लेकिन अब हमारा प्रयास ये है कि क्यों डॉलर को ही ये फैसिलिट रखा जाए, डॉलर को ये सुविधा क्यों मिली जाए कि पूरी दुनिया आपसी ट्रेड भी उसी में करे। मतलब भारत और यूएई को ट्रेड करना है और हम डॉलर में कर रहे हैं, भारत और रूस को ट्रेड करना है और हम डॉलर में कर रहे हैं। धीरे धीरे हमें अपनी करेंसी के अंदर भी ट्रेड को बढ़ावा देना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन करेंसी, भारतीय मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रेफरेंस में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट निवेश के रेफरेंस में, और जितना भी भारत का विदेशी लेन देन होता है, सीमा पारीय लेन देन होता है, चाहे वो करंट अकाउंट के रेफरेंस में हो, चाहे वो कैपिटल अकाउंट के रेफरेंस में हो, है ना, चाहे वो चालू खाते के रेफरेंस में हो, चाहे वो पूंजी खाते के रेफरेंस में हो, उसमें किसे बढ़ावा देना है, भारतीय मुद्रा को बढ़ावा देना है। उसका उसमें उद्देश्य क्या है कि हम भारतीय मुद्रा को बढ़ावा दे। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने 1999 के फेमा एक्ट में परिवर्तन किया है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो था उसको बदला है। ये वो एक्ट था जो इंडियन रुपीस को हमारे देश से बाहर ले जाना और बाहर से भारत में लाने में प्रतिबंध लगाता था। मतलब इसमें कहीं ना कहीं खुले तरीके से, फ्री तरीके से भारतीय मुद्रा का लेन देन सीमा पारीय रूप में पॉसिबल नहीं था। मतलब विदेशियों के साथ अगर भारत का कोई ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है तो एक चेक था, एक इस पे सीमा थी कि इससे ज्यादा आप पैसा बाहर नहीं ले जा सकते, इससे ज्यादा पैसा भारतीय मुद्रा में ला नहीं सकते। और अगर ये दिक्कत रहती तो फिर आप अंतरराष्ट्रीयकरण कैसे कर सकते थे भारतीय मुद्रा का। इसको दूर करने के लिए फेमा एक्ट 1999 में आरबीआई ने अमेंड करके उसको थोड़ा लिबरल बनाया। देखिए लिबरल का मतलब क्या होता है, कानून व्यवस्था, मतलब जो नियमन है, रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन को कस्टमर फ्रेंडली बनाया जाए, है ना, स्टेक होल्डर फ्रेंडली बनाया जाए, ना कि रेगुलेटरी फ्रेंडली बनाया जाए। मतलब आरबीआई रेगुलेशन करने वाला संस्थान है, भारत सरकार के विभिन्न संस्थान है जो रेगुलेशन करते हैं, और जिनको डील करना है वो ट्रेडर्स है, वो व्यापारी है, जिनको डील करना है वो मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो इनके फ्रेंडली काम होना चाहिए। मतलब जो नियम इनको काम करने में बाधा लगते हो उन नियमों को सरल बनाया जाना चाहिए, और अगर नियम इररिलेवेंट हो तो उसे समाप्त भी करना चाहिए। ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, उदार उदार प्रोसीजर। और भारत ने अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को ही 1991 से लिबरल इकोनॉमी बनाने की कोशिश की है। तो जो हाल ही में परिवर्तन किए गए हैं वो कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं उसको समझिए जरा, ध्यान से देखना। भारत में रहने वाले व्यक्ति के साथ, इसको बहुत अच्छे से समझना, भारत में रहने वाले व्यक्ति के साथ भारतीय मुद्रा में एनआरआईज जो है वो अपना अकाउंट खोल सकते हैं ऑथराइज्ड डीलर्स के माध्यम से। आई एम रिपीटिंग, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यह है कि जो भी भारत से बाहर रह रहे हैं, ठीक है ना,
सबसे पहले ये सुविधा किसको मिली गई है? नंबर 1 पॉइंट आपको पकड़ना है, जो भी भारत से बाहर रह रहे हैं उन लोगों को भारतीय मुद्रा में अकाउंट खोलने की एक परमिशन दी गई है ऑथराइज्ड डीलर्स के, बैंकों की शाखाओं के माध्यम से। और कहां ये जो अकाउंट वो खोला जाएगा, वो कहां खोला जाएगा? इंडिया में। तो अकाउंट खोला जाएगा इंडिया में, है ना। कौन खोलेगा? जो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं। और किस मुद्रा में खोला जाएगा? वो भारतीय रुपये में खोला जाएगा, डॉलर में ये अकाउंट नहीं खोला जाएगा। और इस अकाउंट से आप करंट और कैपिटल अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन करो, उसकी परमिशन होगी, है ना। विदेशी अगर हम व्यापार की बात करें तो एक चालू खाता होता है, एक पूंजीगत खाता होता है। चालू खाता वो खाता होता है जिसमें वस्तुओं का और सेवाओं का आयात निर्यात होता है, और पूंजीगत खाता निवेश से संबंधित होता है। तो अगर आप किसी भी प्रकार का आयात निर्यात करना चाहते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो, और अगर आप किसी भी प्रकार का निवेश से संबंधित जो है पैसा बाहर ले जाना चाहते हो, पैसा लाना चाहते हो, तो इंडियन रुपये में आप ये काम कर सको, इसको फैसिलिटेट करने के लिए भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भारतीय मुद्रा में ऑथराइज्ड डीलर्स के माध्यम से, यानी कि विदेशी जो बैंकों की शाखाएं होती है उनके माध्यम से आप एक अकाउंट खोल सकते हो इंडिया में। और वो अकाउंट से आप कैपिटल मद में ट्रांजैक्शन कर सकते हो और करंट मद में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, वस्तुओं, सेवाओं और निवेश संबंधी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। पहले ये सुविधा नहीं थी। फेमा में अमेंडमेंट करके, बदलाव करके ये फैसिलिटी दी गई। अरे ये फैसिलिटी देंगे तभी तो आप आयात निर्यात भारतीय मुद्रा में कर पाने में सफल होंगे। तो भारतीय मुद्रा में आयात निर्यात कर पाने के लिए सबसे पहले तो ये फैसिलिटी दी गई है फेमा के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, टू सेटल ट्रांजेक्शन्स विद अदर पर्सन्स रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया यूजिंग बैलेंसेस इन देयर रेपुटेटेड INR अकाउंट्स सच एज स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। देखिए, इस बात को ध्यान रखना, जो भी भारत से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, जो भी भारत से बाहर रह रहे हैं और उनका भारत के अंदर एक SNRR अकाउंट है, जो पहले से ही सुविधा दे रखी है RBI ने, भारत से बाहर रहने वाले लोगों का पहले से ही एक SNRR अकाउंट होता है। जिस SNRR की फुल फॉर्म क्या होती है? स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। नॉन रेजिडेंट का मतलब जो भारत से बाहर रह रहे हैं, और रुपए में अकाउंट है और ये भारत में खुला हुआ है, ठीक है। और एक अकाउंट और उनको फैसिलिटी दी गई है, स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट। स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट, दो तरह के अकाउंट भारत से बाहर रहने वाले लोग पहले से ही भारत में खोले हुए हैं, भारतीय मुद्रा में, है ना। अब अगर आप उस अकाउंट से भी कोई ट्रांजैक्शन करना चाहे आयात निर्यात के संदर्भ में या निवेश के संदर्भ में या इन्वेस्टमेंट के रेफरेंस में, तो कर सकते हो। कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना। एक तो नया अकाउंट खोलने की परमिशन दी गई है ना। एक तो एक नया अकाउंट खोलने की परमिशन दी गई है किनको? जो भारत से बाहर रह रहे हैं भारतीय रुपए में, और उससे वो कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और दूसरा क्या कहा गया है? पहले से ही जो SNRR अकाउंट्स है या जो वोस्ट्रो अकाउंट्स खुले हुए हैं, उन वोस्ट्रो अकाउंट्स के माध्यम से भी आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। दोनों बातों को समझ में आया? यहां पर फिर एक टर्म आई है जिसका नाम है रैपिट्रेबल। रैपिट्रेबल का मतलब ऐसा अकाउंट जिसके पैसे को आप रख भी सकते हो और अपने देश में जहां आप रहते हो वहां ले जा भी सकते हो। तो इस अकाउंट से भी आयात निर्यात की परमिशन दी गई है। और ये अकाउंट किस मुद्रा में खोला जा रहा है? INR में, इंडियन करेंसी के अंदर खोला जा रहा है। अब थर्ड देखिए इसके अंदर और क्या 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 है। एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, हैविंग अ बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया, और वो भारत के साथ कोई व्यापार चाहता है ना, वो SNRR अकाउंट खोल सकता है। यानी कि जो भारत से बाहर रहने वाला कोई भी आदमी है, चाहे वो भारतीय मतलब NRI हो या ना हो, उसको SNRR अकाउंट खोलने की परमिशन दी गई है फॉर पर्पस ऑफ फुटिंग थ्रू बोनाफाइड ट्रांजैक्शंस इन रुपी, जिससे कि वो भारतीय मुद्रा में ट्रांजैक्शंस कर सके। और डेफिनेटली ये ट्रांजैक्शंस किस पर्पस से होंगे? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, इसी पर्पस से होंगे। आगे देखते हैं और क्या फैसिलिटी गई है।
यूज देयर बैलेंसेस हेल्ड इन रेपुटेबल INR अकाउंट्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर उनके अकाउंटों में पहले से ही भारतीय रुपये में पैसा है तो उसको वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर लें। मतलब करेंसी को कन्वर्शन वगैरह कराने की जरूरत नहीं है, नया अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। ये फेमा के अंदर बदलाव किए गए। अगला बदलाव देखते हैं, इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी एक सुविधा दी गई है जिससे कि वो टू ओपन अकाउंट्स इन एनी फॉरेन करेंसी ओवरसीज फॉर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग रिसीविंग एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एंड यूजिंग दीज प्रोसीड्स टू पे फॉर इंपोर्ट्स। फिर से समझते हैं ध्यान से, भारतीय निर्यातकों को, जो भारत से निर्यात करने वाले लोग होते हैं, उनको क्या फैसिलिटी दी गई है कि वो किसी भी फॉरेन करेंसी में, है ना, किसी भी फॉरेन करेंसी में अकाउंट खोल सकते हैं ताकि वो बाहर से आने वाले पैसे को रिसीव कर सके और भारत से बाहर जाने वाले पैसे जो उनको पेमेंट करना है उसका पेमेंट वो कर सके। तो फेमा में ये भी बदलाव किया गया है। तो अगर आप पूरे के पूरे प्रोसेस को नटशेल में अगर हम फिर से समझे ताकि आपके लिए एक फिर से क्विक रिवीजन हो जाए, तो वो क्या है, भारत RBI इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को अपनाता है कि वो भारतीय मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाहता है, आयात निर्यात निवेश के संदर्भ में भारतीय रुपये का उपयोग करना चाहता है। उसके लिए उसने सबसे पहले फैसिलिटी क्या दी है, हर वो व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा है भारत में इंडियन रुपये में अकाउंट खोल सकता है और उसको कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस में यूज कर सकता है। दूसरा, अगर भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों ने पहले से ही SNRR अकाउंट और वोस्ट्रो अकाउंट्स खोल रखे हैं तो वो अपने इस बैलेंस का उपयोग आयात निर्यात और निवेश के लिए कर सकते हैं। तीसरी फैसिलिटी क्या दी गई है, भारत से बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति SNRR अकाउंट खोल सकता है और फिर उसको रुपये में अकाउंट खोल सकता है और फिर इसका ट्रांजेक्शंस आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रेफरेंस में भी कर सकता है। और चौथी फैसिलिटी क्या दी गई है कि जितने भी अकाउंट्स है जो कि कैसे हैं, रेपुटेबल का मतलब प्रत्यावर्तनीय, अर्थात जिसके पैसे को आप बाहर ले जा सकते हो, उन अकाउंटों में जो पैसा जमा है उस पैसे का उपयोग भी आप किस में कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। पहले इनके लिए अलग अकाउंट खोलने पड़ते थे। ओके, और लास्ट बात कि जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी परमिशन दी गई है कि वो एक अकाउंट खोल सकें जिसमें वो फॉरेन करेंसी को रिसीव कर सके और फॉरेन करेंसी में आगे पेमेंट कर सके। फेमा को लिबरल करना जरूरी था, तभी जाकर भारतीय मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। हम कॉन्सेप्ट को समझो सीरीज चला रहे हैं इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में और उम्मीद है कि UPSC 2025 के जो प्री एग्जामिनेशन है उसमें से आपको काफी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ, रेगुलरली वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।